नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी का नाम बड़े भाई साहब। ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका मूल नाम था धम्पत राय। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे यशस्वी लेखकों में उनकी गणना होती है। वे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण के हिंदी के सबसे अग्रणी लेखक हैं तथा उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आप दो आवाज़ें सुनेंगे। पहली मेरी, विपुल जायसवाल, जो कि नरेटर की आवाज़ दे रहे हैं, और दूसरी मुदित सिंघल की, जो कि बड़े भाई साहब की आवाज़ दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। उस भवन की बुनियाद वह खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बनेगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्री राधे श्याम। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता। और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोज से मिले हुए शब्दों को मिलाकर मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो अरे गहरे नथु खैरे सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो जाते। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ और कौन सहेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे।
ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी हवेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी का वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लेती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख-फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और धुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आपकी घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया था। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। अभिमान किया तो दीन दुनिया से गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। अरे मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 तो हेनरी हो गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में तुम? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और कौड़ियों चार्ल्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अबाकों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहरम पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह।
अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी मास्टरों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज में और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून चूसते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? अब कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम करोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। मगर इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। इस समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। हम्म, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। अरे मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरे बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राणी ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद ब खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर ही कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है।
एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की एक पूरी सेना लग्गी और झाड़दार बांस लिए दौड़ी चली जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। अरे एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितनी मिडिलचों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितनी ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तो तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या ही कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल या डीलिटी क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, या 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बात चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। अरे हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ ज़्यादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरा नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना माने तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सर पर है ना। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था। शुक्रिया।